अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड शीट का टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है, ऐसा ही है। और अब फिक्स्ड ओवरहेड शीट का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, मैं जल्दी से अगर सिर्फ एक क्विक ओवरव्यू दूं, तो मैंने बोलता है इस टॉपिक में 5 स्टेप्स हैं: एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन, एब्जॉर्प्शन एंड जॉब कॉस्टिंग। अब जो लास्ट स्टेप होता है उसमें वी नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए वी नीड द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालते वक्त आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट तो होगा, आप डायरेक्ट कॉस्ट को प्लस करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को कहते हैं प्राइम कॉस्ट। लेकिन जब आप डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल में यू नीड टू एड अप द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको ओवरहेड्स भी कहते हैं, जब आप डायरेक्ट कॉस्ट में ओवरहेड्स प्लस करते हो तो आपको आपको ओवरहेड्स का पर यूनिट खर्चा नहीं पता होता, वो तो आपको टोटल में गिवन होता है। तो इस टॉपिक में हम करते ही क्या हैं, हम जो है जॉब कॉस्टिंग से पहले एलोकेशन, अपॉर्शन, रीअपॉर्शन एंड एब्जॉर्प्शन कर कर हमें पता लगता है कि भाई एक यूनिट बनाने में ओवरहेड्स का खर्चा कितना आएगा। ऐसा ही है, यही कहा था मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में। तो मैंने आपको बोला था यार 5 स्टेप है इस टॉपिक में: एलोकेशन करनी है, अपॉर्शनमेंट करनी है, रीअपॉर्शनमेंट करनी है, फिर एब्जॉर्प्शन करनी है। एब्जॉर्प्शन के बाद इन द लास्ट वी हैव टू डू जॉब कॉस्टिंग। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एलोकेशन एंड अपॉर्शन करना सिखा दिया था, ऐसा ही है। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था एक बिजनेस में कितने तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, 2 तरह के: प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं डिपार्टमेंट, वन इज द नंबर वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द नंबर टू वाज सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ प्रोडक्ट हम बनाते हैं, जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, या वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्ट बनाने से, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से डायरेक्टली रिलेटेड है। वेराज सर्विस डिपार्टमेंट, जो वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प या असिस्ट करने के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था। और एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपॉर्शनमेंट का। अपॉर्शनमेंट में क्या करना होता है, जो ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसकी सूटेबल बेस डिसाइड करनी है, ठीक है। और उस बेसिस के ऊपर खर्चे को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना है। वेर एज एलोकेशन में क्या होता है कि खर्चा ऑलरेडी आपको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया हुआ होता है, बताया हुआ होता है कि जो ओवरहेड कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसका अलग अलग डिपार्टमेंट का कितना खर्च, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको खर्चा डिवाइड कर दिया होता है ईच डिपार्टमेंट का। आपने बस कॉपी पेस्ट करना होता है इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब ये सब करने के बाद आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन स्टार्ट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आज इंटरनेट प्रॉब्लम था, दैट्स वाई बीच में थोड़ा सा इशू आया है। जल्दी से मुझे दोबारा से बता दें क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है। एवरीवन प्लीज़ फटाफट बता दें यार, एवरीवन। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूं? ओके। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट करा था जिसमें हमने एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट की थी, ऐसा ही है भाई। हमने जो है ये विंस्टन लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को हमने रीड कर कर, ये ओवरहेड्स कॉस्ट थे सारे, इनकी हमने सूटेबल बेसिस डिसाइड कर ली थी, ठीक है जी। और फिर सूटेबल बेसिस के ऊपर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में खर्चे को डिवाइड करना था। मैंने फर्स्ट ओवरहेड कॉस्ट, सेकंड ओवरहेड कॉस्ट मैंने खुद कर कर दिखाया था अपॉर्चमेंट आपको। और ये जो कंज्यूमेबल्स में आपको एलोकेशन करनी थी, खर्चा ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट का डिवाइड था, आपने बस कॉपी पेस्ट करना था। ये मैंने आपको कर कर दिखाया था, ठीक है। अब हमारे बीच में कुछ 1 2 3 4 5 ओवरहेड कॉस्ट थे जो मैंने आपको खुद करने के लिए दिए थे, ऐसा ही है। रेंट एंड रेट्स, मशीनरी इंश्योरेंस, प्रेमिसेस इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ये मैंने आप लोगों को खुद करने के लिए दिए थे। हाँ, थोड़ा सा मैंने लेट भेजा था, लेकिन मैंने भेज दिया था। और कुछ स्टूडेंट्स ने वो सॉल्व कर कर मुझे भेज भी दिया है दोबारा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का नहीं आया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेज दिया है, ठीक है। खैर, जिनने नहीं भेजा, नो इश्यूज, आई नो मैंने थोड़ा सा लेट भेजा था, खैर। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम लोग फटाफट से 5 6 मिनट लगाएंगे। और ये जो बचे हुए खर्चे थे ना, इनको जल्दी से हम लोग जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा कि आप लोग मुझे फटाफट से जवाब बताएं। अब देखो, जो खर्चा था, इनडायरेक्ट वेजेस हमने कर लिया था, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमने कर लिया था, मशीनरी, अब था रेंट एंड रेट्स। देखिए, रेंट एंड रेट्स का खर्चा है 53,000, ठीक है। और रेंट एंड रेट्स हमने किस बेसिस पर करना था, अलग अलग अपोर्शन किस बेसिस पर करना था, फ्लोर एरिया पर, ठीक है। तो भाई फर्स्ट डिपार्टमेंट का अगर मैं फ्लोर एरिया ले लूँ, फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो फ्लोर एरिया वॉज कितना भाई, फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो फ्लोर एरिया था दैट वाज 9,000, ठीक है। तो मैंने लिया 9,000 फर्स्ट डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया, उसको डिवाइड करा टोटल फ्लोर एरिया से। या प्लीज ऐड अप करके बताए ना, 9,000 प्लस 8,000,
17,000 प्लस 2,000 19 एंड प्लस 1,000 20,000। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे कितने से, जो खर्चा था दैट वाज कितना 53,000, ठीक है। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा कि भाई पहले डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमें सेकंड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा जाने का पता लगाना है, तो हम ऊपर से 9,000 हटाकर जो है कितना रख देंगे, 8,000 रख देंगे, ठीक है। और अगर हमें सेकंड नहीं थर्ड डिपार्टमेंट का चाहिए, तो फिर ऊपर से हम लोग 8,000 हटाकर 2,000 रख देंगे। अगर हमें पता लगाना है कि भाई फोर्थ डिपार्टमेंट जो कैंटीन डिपार्टमेंट है उसमें रेंट का खर्चा कितना जाएगा, तो फिर हम ऊपर कितना लग देंगे, 1,000 लग देंगे। 1,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 53,000, ठीक है। ऐसा ही है। तो आप जल्दी से मुझे बता दें, जिनने कर लिया था, जिनने मुझे करके भेजा था, जल्दी से आंसर्स बता दें कि भाई रेंट एंड रेट्स का खर्चा अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। एवरी वन प्लीज, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स जिसका था फ्लोर एरिया, ऐसा ही है। हाँ भाई, जल्दी से मुझे कोई बता रहा है मशीनिंग असेंबली मेंटेनेंस एंड कैंटीन का कितना आ रहा था खर्चा। एनी वन प्लीज, वेट कर रहा हूँ रिप्लाई का, जल्दी से मुझे रेट करके बताएं, मैसेज करके बता दें जल्दी आंसर्स फॉरन से, वेटिंग। अच्छा जी, बिल्कुल। 23,850। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट का बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया, 21,200। और उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का वॉज 5,300। एंड लास्ट डिपार्टमेंट का 2,650। ओके ग्रेट। अब इसके बाद जो खर्चा था दैट वाज कौन सा भाई, रेंट एंड रेट्स के बाद वी हैड मशीनरी इंश्योरेंस। अब मशीनरी इंश्योरेंस का कॉस्ट वाज 24,000 एंड इसको जो है हमने मशीन कॉस्ट पे करना था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे पहले डिपार्टमेंट की मशीन कॉस्ट, दैट वाज कितनी भाई, मशीन कॉस्ट फर्स्ट डिपार्टमेंट की वाज 617,500। उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मशीन कॉस्ट से। दोनों डिपार्टमेंट्स की मशीन कॉस्ट हम ऐड अप करेंगे, कितना आ रहा है भाई, अगर मैं कैलकुलेटर में ऐड अप करूं, 617,500, 617,500 प्लस 332,500, 332,500 हो गया। तो मेरा आ रहा है टोटल 950,000, टोटल बेस नीचे ले ली एंड मल्टीप्लाई कर दिया जो। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा जो है ना आज इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन नो इश्यूज, वी विल कंटिन्यू, ठीक है जी। तो प्लीज़ मुझे एक बार जल्दी से कंफर्म करें दोबारा से, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है आप लोगों तक, यस और नो। ओके, ठीक है, नो इश्यूज, आ जाएं। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो है, मैं आप लोगों को बता रहा था मशीनरी इंश्योरेंस कैसे हम करेंगे ना अलग अलग डिपार्टमेंट में, अपॉर्शन। तो हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट की बेस ली, ठीक है, मशीन कॉस्ट 617,500, डिवाइड करा टोटल बेस से, टोटल डेज वॉज 617,500 प्लस 332,500, दैट वॉज 950,000, और मल्टीप्लाई इसको कर दिया हमने मशीनरी इंश्योरेंस के खर्चे से। तो 617,500 डिवाइड बाई 950,000 मल्टीप्लाइड बाई 24,000, तो हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट का आ जाएगा। लेकिन हमें सेकंड डिपार्टमेंट का चाहिए, तो ऊपर से हम 617,500 लगाकर कितना रख देंगे, 332,500, ठीक है। तो 332,500 डिवाइडेड बाय 950,000 मल्टीप्लाइड बाय 24,000, तो हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट का आ जाएगा। अब थर्ड डिपार्टमेंट का कोई होगा ही नहीं, बिकॉज उसकी कोई बेस ही नहीं है, देखिए मेंटेनेंस में नील नील, तो थर्ड एंड फोर्थ डिपार्टमेंट में कोई मशीनरी इंश्योरेंस का खर्चा नहीं जाएगा। ओके, आप लोगों ने मुझे आंसर दे दिया है कितना, फर्स्ट डिपार्टमेंट का इज 15,600। ओके ग्रेट, सही है, सिमिलर आंसर आ रहे हैं सबके, 8,400। ओके, क्या था, मशीनरी इंश्योरेंस खर्चे का नाम था, और इसकी जो बेस थी दैट वाज मशीन कॉस्ट, ऐसा ही है। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन। नेक्स्ट खर्चा जल्दी से आप लोगों ने ही मुझे जवाब देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट खर्चा जो था दैट वाज कौन सा भाई, नेक्स्ट खर्चा वी हैड प्रीमिसेस इंश्योरेंस। अब प्रीमिसेस इंश्योरेंस फ्लोर एरिया पे होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, पहले डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया ले लिया, दैट वाज 9,000, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। 9,000 पहले डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय टोटल फ्लोर एरिया, टोटल फ्लोर एरिया हमने करा था पहले भी 20,000 आ रहा था ना, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था किससे, जो हमारा खर्चा होगा किसका,
प्रीमिसेस इंश्योरेंस का 28,000, ठीक है। तो 9,000 ओवर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 28,000, ठीक है। अच्छा, अब ये तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का आ जाएगा कि भाई प्रीमिसेस इंश्योरेंस का खर्चा फर्स्ट डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। अगर मुझे सेकंड डिपार्टमेंट का चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से 9,000 हटाकर फ्लोर एरिया लूंगा सेकंड डिपार्टमेंट का 8,000। अगर मुझे सेकंड नहीं थर्ड डिपार्टमेंट का चाहिए तो ऊपर से मैं फ्लोर एरिया हटाकर थर्ड डिपार्टमेंट का ले लूंगा 2,000। 2,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 28,000। और उसके बाद अगर मुझे थर्ड डिपार्टमेंट का चाहिए तो फिर ऊपर से मैं 9,000 हटाकर 1,000 रख दूंगा। 1,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 28,000, तो हमारे पास थर्ड डिपार्टमेंट का प्रीमिसेस इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा। ओके, तो अब मेरे पास जो है, आप लोगों ने वेरी गुड जवाब दे दिया है। द आंसर इज फर्स्ट डिपार्टमेंट का सर बनता है 12,600, सेकेंड डिपार्टमेंट में 11,200, ओके। थर्ड डिपार्टमेंट 2,800, दैट वाज मेंटेनेंस, एंड फोर्थ डिपार्टमेंट कैंटीन 1,400, ओके ग्रेट। खर्चे का नाम था प्रीमिसेस इंश्योरेंस, ओके। एंड द बेस वाज फ्लोर एरिया, ओके ग्रेट। जल्दी से दो और रह गए हैं, इसके आंसर्स आप लोगों ने मुझे बताने हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड लास्ट वाज कौन सा भाई, सेकंड लास्ट वाज इलेक्ट्रिसिटी पावर। ये पावर यूजेज की बेसिस पर हुआ। अब देखिए मेरी बात सुने, अगर आप पावर यूजेज देखें तो पावर यूजेज में आपको परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि भाई पावर यूजेज का जो खर्चा है ना, कितना है इलेक्ट्रिसिटी पावर का खर्चा, 48,000। इसका 55% फर्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, 35% सेकेंड असेंबली डिपार्टमेंट में, 5% मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, और 5% कैंटीन डिपार्टमेंट में। तो डायरेक्ट आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, या जैसे हमने सीखा हुआ है आप वैसे भी कर सकते हो। कैसे, आपने पहले डिपार्टमेंट की बेस ली 55, डिवाइड करा टोटल बेस से, आप टोटल कर लें 55 प्लस 35 प्लस 5 प्लस 5, 100 आ गया, और मल्टीप्लाई कर दिया जो खर्चा था, ठीक है। खर्चा बॉस कितना 48,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 48,000। अब सेकंड डिपार्टमेंट का चाहिए, ऊपर से 55 हटा के 35 रख दोगे। थर्ड डिपार्टमेंट का चाहिए, ऊपर से 35 हटाकर 5 रख दोगे। फोर्थ डिपार्टमेंट का चाहिए तो 5 ही रहने दोगे, चूंकि फोर्थ डिपार्टमेंट का भी 5 ही है। तो इस तरह भी आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप अब मुझे बता दें कि भाई कितना कितना जा रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। पावर यूजेज खर्चे का नाम था पावर, सॉरी खर्चे का नाम था इलेक्ट्रिसिटी, और दैट वाज पावर ना, ठीक है। तो पावर कितना है भाई, प्लीज मुझे बताएं। आंसर्स, ओके। फर्स्ट डिपार्टमेंट में आप लोग कह रहे हैं 26,400, सेकेंड डिपार्टमेंट में 16,800, थर्ड डिपार्टमेंट 2,400, एंड फोर्थ डिपार्टमेंट 2,400, ओके ग्रेट। अच्छा जी, जल्दी से लास्ट कॉस्ट जो था, जल्दी से लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट कॉस्ट वाज डेप्रिसिएशन मशीनरी, ठीक है। तो अब जरा डेप्रिसिएशन मशीनरी का क्या सीन है मुझे बताएं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वही मशीन कॉस्ट पर। तो यार पहले डिपार्टमेंट की मशीन कॉस्ट वॉज 617,500, अब ऊपर ले लेंगे 617,500, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे 617,500, डिवाइड कर देंगे अब टोटल। टोटल कितना है भाई, 617,500 प्लस 322,500, तो टोटल आ जाता है 950,000। एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो खर्चा था डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, दैट वाज 14,000। तो यार फर्स्ट डिपार्टमेंट में मशीनरी डेप्रिसिएशन का कितना खर्चा जाएगा वो आपके पास निकल आएगा। अगर आपको सेकंड डिपार्टमेंट का चाहिए तो ऊपर से आप 617,500 हटाकर 332,500 लग देंगे, तो सेकंड डिपार्टमेंट का आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ डिपार्टमेंट में कोई खर्चा नहीं जाएगा, नील नील, बिकॉज उनकी कोई बेस ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप नीचे गए, जल्दी से मुझे आंसर्स बता दें। ओके ग्रेट। 9,100 एंड 4,900, ओके 9,100 एंड 4900 एंड कॉस्ट वॉज मशीनरी डेप्रिसिएशन, एंड उसका जो है क्या बेसिस जो हमने दी वो मशीन कॉस्ट ही ली, ठीक है ओके। तो देखें भाई, अब हमारा जो है हर डिपार्टमेंट में इस तरह, आई होप आप लोगों ने खर्चे अलग अलग डिवाइड कर लिए। अब मैंने क्या बोलता, हर डिपार्टमेंट का आप क्या निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। तो प्लीज़ एवरीवन थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। हर डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड्स का टोटल कॉस्ट आ गया वो मुझे निकाल कर बता दें। 742,000 प्लस 369,000 प्लस 23,850 प्लस 15,600 प्लस 12,600 प्लस 26,400 प्लस 9,100 प्लस 9,550। व्हाट इज द आंसर, टोटल चाहिए मुझे मशीनिंग डिपार्टमेंट का भी। ये सारे ओवरहेड के खर्चे मशीनिंग डिपार्टमेंट में लगे ना, तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड्स का खर्चा कितना है, असेंबली डिपार्टमेंट में कितना है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कितना है, कैंटीन डिपार्टमेंट में कितना है। तो प्लीज़ मुझे तीनों डिपार्टमेंट्स का ओवरहेड कॉस्ट निकाल दें कि भाई बजटेड क्या है, कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा, असेंबली में टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा, एंड कैंटीन डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए। ओके वन, अच्छा कोई दो तीन बंदे कीजिएगा, क्रॉस चेक भी हो जाए ताकि, ठीक है।
कैलकुलेशन एरर ना हो जाए ना, ठीक है। फर्स्ट डिपार्टमेंट का आ गया 1208100, ओके, 1208100। ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंड डिपार्टमेंट? सेकेंड डिपार्टमेंट का टोटल कितना है भाई, प्लीज जल्दी से। यस प्लीज। वेट कर रहा हूँ, जल्दी से टोटल करें। सेकंड जो डिपार्टमेंट है दैट इज असेंबली डिपार्टमेंट। असेंबली डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आ रहा है? ओके भाई, कोई क्रॉस चेक कीजिएगा प्लीज। 1215700 एंड सिंधी आप कह रहे हो 223540। भाई कोई क्रॉस चेक करे, किसी एक का आंसर गलत है, आ जाए मैं भी टोटल कर लेता हूँ। 11 असेंबली डिपार्टमेंट ना, 11022400 प्लस 41,000 प्लस 21200 प्लस 8400 प्लस 8400 plus 11,200 plus 16,800 plus 4,900 plus 9,800. So the total is 1215700 आ रहा है मेरा, ठीक है। 1215700 सेकेंड डिपार्टमेंट का। थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल हाउ मच? थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल कितना है? यस, 1215700 था। थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल कितना होगा भाई? टोटल ओवरहेड्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, प्लीज बताएं एवरीवन। 180,650, 180। ओके, एंड व्हाट अबाउट द लास्ट डिपार्टमेंट, कैंटीन? कैंटीन डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट कितना आ रहा है? 113,700, ओके। अब ग्रेट, अब नेक्स्ट क्या है? एलोकेशन अपॉर्शन हमने कर ली। अब आज की क्लास में, इन टुडेज क्लास, हम लोग सीखेंगे थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था, ऊपर जाएं जरा, लिखा हुआ होगा। थर्ड स्टेप इज रीअपॉर्शनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीअपॉर्शनमेंट? रीअपॉर्शनमेंट का मतलब है, आ जाएं जरा नीचे आए। रीअपॉर्शनमेंट का मतलब है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का आपका खर्चा है ना, ये दोनों आपके सर्विस, मशीनिंग एंड असेंबली वाज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस एंड कैंटीन वाज सर्विस डिपार्टमेंट, ऐसा ही है। रीअपॉर्शनमेंट का मतलब होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को खत्म करें और इसको भी कहां पर डालें? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को खत्म करें, इसको भी निकाल कर कहां डाल दें? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डाल दें, ठीक है। रीअपॉर्शनमेंट मींस कि सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को खत्म कर कर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को भी निकाल कर कहां डालना है? इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डालना है। बच्चे बोलते हैं ऐसा क्यों सर, वाई? क्यों भाई सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्यों डाल रहे हैं? इसके पीछे एक रीजन है, गौर से मेरी बात सुने। अब जब आप, मैंने क्या बोला था इन द लास्ट, आप लोगों ने क्या करना होता है इस टॉपिक में? सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, ऐसा ही है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब गौर से सुनिएगा। हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है वो तो गिवन होता है ना पर यूनिट आपको। अब आपको प्रोडक्ट का डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट गिवन था, आपने ले लिया। डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट कॉस्ट गिवन था, आपने ले लिया। उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल आपके पास प्राइम कॉस्ट पर यूनिट आ गई, आपने निकाल ली। अब प्राइम कॉस्ट पर यूनिट में आप क्या करते हैं? ऐड ओवरहेड्स करते हैं ना, ओवरहेड का कॉस्ट ऐड करते हैं ना आप, ऐड ओवरहेड्स। अभी जो ओवरहेड्स का खर्चा है ऊपर, फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँ, मेरा जो ऊपर बिजनेस है विंस्टन लिमिटेड, उसमें चार डिपार्टमेंट्स है ना। चारों डिपार्टमेंट्स में ओवरहेड का कॉस्ट लग रहा है। मशीनिंग डिपार्टमेंट इतना लग रहा है, असेंबली डिपार्टमेंट, ये जो सवाल में इंफॉर्मेशन होती है बजटेड होती है। तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में क्या बजटेड है कि ओवरहेड्स का कॉस्ट कितना आएगा? इतना आएगा। असेंबली डिपार्टमेंट में क्या बजटेड है कि ओवरहेड का कॉस्ट इतना आएगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इतना बजटेड है ओवरहेड का कॉस्ट। एंड कैंटीन डिपार्टमेंट में इतना ओवरहेड कॉस्ट बजटेड आएगा। तो देखो ओवरहेड्स का खर्चा तो चारों डिपार्टमेंट में आ रहा है ना, लेकिन जब आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करते हो ना, तो सिर्फ जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स थे, मशीनिंग एंड असेंबली। आप सेलिंग प्राइस जब कैलकुलेट कर रहे होगे, यू नीड द टोटल कॉस्ट, ये हम पहली क्लास में सीख चुके हैं। तो आपके पास पहले डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल आ गया, अब उसमें आपने ऐड ओवरहेड्स करना है। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना, खाली जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अभी दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इन द क्वेश्चन, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में जितना ओवरहेड्स का कॉस्ट लग रहा है वो आप लोगे, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टू में जितना ओवरहेड का कॉस्ट लग रहा है आप वो लोगे। प्राइम कॉस्ट में बस आप ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का ओवरहेड का कॉस्ट होता है ना, वो जाता है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त। वाई?
बिकॉज मेरी बात सुनो ना, गुड्स बनते कहाँ हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ना। मशीनिंग और असेंबली डिपार्टमेंट में गुड्स बन रहे हैं। क्या कैंटीन डिपार्टमेंट में तो नहीं जाके बनते ना गुड्स? कैंटीन डिपार्टमेंट में तो जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, लेबर के लिए खाना बनता है। तो दैट्स वाई आप सर्विस डिपार्टमेंट्स का खर्चा नहीं ले सकते वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट। तो हम करते क्या हैं कि जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें सर्विस डिपार्टमेंट का भी जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पहले ही क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने से पहले ये एलोकेशन अपॉर्शन की और रीअपॉर्शनमेंट भी कर दी। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हमने खत्म कर कर उसको भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देना है। व्हाई? बिकॉज जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, पर यूनिट टोटल कॉस्ट, और जब हम प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स का खर्चा ऐड करें, अब ओवरहेड्स का खर्चा हम खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहले से ही सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा इंक्लूडेड हो और हमारी टोटल कॉस्ट सही एक्यूरेट कैलकुलेट हो। अगर मैं रीअपॉर्शनमेंट नहीं करता, अब यहां मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 का ओवरहेड का खर्चा लूंगा, तो यार सर्विस डिपार्टमेंट का तो ओवरहेड का कॉस्ट इंक्लूड ही नहीं हुआ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त। तो मेरी टोटल कॉस्ट फिर कम सेट होगी, टोटल कॉस्ट कम सेट होगी तो मेरी फिर सेलिंग प्राइस भी कम सेट होगी, अंडर प्राइस्ड हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट, फॉरन बिक जाएगा लेकिन मुझे लॉस हो रहा होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई ये मसला ना है, कॉस्ट एक्यूरेट कैलकुलेट हो, टोटल कॉस्ट सही कैलकुलेट हो। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अब हमें पता है यार टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त हम ओवरहेड्स का खर्चा खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वाला लेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट वाला नहीं लेते, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में गुड्स नहीं बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही एलोकेशन अपॉर्शन की, दोनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग ओवरहेड्स का खर्चा हम मालूम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और सर्विस डिपार्टमेंट का भी आ गया हमारे पास टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम रीअपॉर्शनमेंट कर देंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को खत्म कर हम कहां डाल देंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देंगे। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, रीअपॉर्शनमेंट क्यों करते हैं, ताकि जब हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो एक्यूरेट ठीक कैलकुलेट हो और उसमें सर्विस डिपार्टमेंट का भी कॉस्ट इंक्लूड हो गया हो वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि हमारी सेलिंग प्राइस भी फिर एक्यूरेट कैलकुलेट हो। तो इसलिए हम लोग रीअपॉर्शनमेंट करते हैं। तो पहले तो प्लीज मुझे बताएं, अभी जो मैंने आप लोगों के साथ लंबी की है, इतनी बात की है कि रीअपॉर्शनमेंट क्यों करते हैं और रीअपॉर्शनमेंट का क्या मतलब है, क्या ये आप सबको समझ आया या नहीं समझ आया? एवरीवन प्लीज बताएं मुझे, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, हादी ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकियों का क्या सीन है भाई, सबको समझ आया या नहीं समझ आया? प्लीज बता दें। ओके, ठीक है, दानिश इज इट क्लियर? दानिश प्लीज बता दें क्या क्लियर है आपको, वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। ओके, अब सर रीअपॉर्शनमेंट करनी कैसे है? जैसे आप अपॉर्शनमेंट कर रहे थे ना वैसे ही रीअपॉर्शनमेंट करनी है। अब आपके जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं इनका खर्चा ये आ चुका है, इनके खर्चे को आपने ख़त्म कर कर बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही डालना है। कैसे? सूटेबल बेस डिसाइड कर कर, कैंटीन की सूटेबल बेस आप डिसाइड करोगे और उस बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप डिवाइड कर दोगे। वेट मैं करके दिखाता हूँ आपको, सुनिएगा मेरी बात। अब अगर आप ऊपर जाओ क्वेश्चन में, तो आप यहाँ देखो ना, ये पार्ट हमने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, मैंने बोला था ना ये आगे से रिलेटेड है। अब सुने, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन बाय ईच सर्विस डिपार्टमेंट वाज, जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो बाकी डिपार्टमेंट का कितना कितना प्रोपोर्शन काम करते हैं। तो देखें बोला हुआ है कि जो कैंटीन डिपार्टमेंट होगा ना, कैंटीन डिपार्टमेंट, ये रहा आपका कैंटीन डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट में जितना खर्चा आता है वो खर्चा 5% मेंटेनेंस का आता है कैंटीन के अंदर, 60% खर्चा असेंबली का काम करने की वजह से आता है कैंटीन में, और 35% खर्चा कैंटीन का मशीनिंग डिपार्टमेंट के काम की वजह से आता है। तो इसने बेसिकली आपको क्या बता दिया, जो कैंटीन का कॉस्ट है आप रीअपॉर्शनमेंट करोगे तो कैंटीन का 35% खर्चा आपने मशीनिंग में डालना है, कैंटीन का 60% खर्चा आपने असेंबली में डालना है, और कैंटीन का आपने 5% खर्चा मेंटेनेंस में डालना है। 35% मशीनिंग में, 60% असेंबली में, एंड 5% मेंटेनेंस में, एंड 5% मेंटेनेंस में, ठीक है, 5% मेंटेनेंस में। तो बेसिकली मैं नीचे गया, अब मैं रीअपॉर्शनमेंट कैसे करूंगा, देखिए यहाँ मैं लिखूंगा पहले क्या, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ कैंटीन, ठीक है, सी लिख दिया, जगह कम थी कैंटीन, यहां से माइनस करा कैंटीन का जो खर्चा था, माइनस करा, क्या बच गया, कैंटीन का खर्चा जीरो हो गया। अब ये कैंटीन का खर्चा यहाँ से मैंने माइनस कर दिया। अब इसने मुझे ऊपर बता दिया जो कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा है ना, वो 35% जो है मशीनिंग डिपार्टमेंट की वजह से आता है, 60% असेंबली डिपार्टमेंट की वजह से आता है, 5% मेंटेनेंस की डिपार्टमेंट की वजह से आता है। तो मैं कैंटीन का 35%, 60% और 5% निकालूंगा, मैं कैंटीन के खर्चे का 35% निकालूंगा, पहले डिपार्टमेंट में डाल दूंगा, फिर 60% खर्चा निकालूंगा, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दूंगा,
फिर 5% खर्चा निकालूंगा, थर्ड डिपार्टमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब मैं गया, मैंने ज़रा कैलकुलेटर उठाया और मैंने क्या करा, मैंने करा कैंटीन का खर्चा इस कितना, 113,700 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट, 35%। तो आपके पास यहाँ आपने डाल दिया 39795। मतलब कैंटीन का जो टोटल खर्चा था उसमें से इतना खर्चा आपने मशीनिंग डिपार्टमेंट में डालना है कैंटीन का। अब असेंबली डिपार्टमेंट में कितना खर्चा डालना है कैंटीन का वो आप कैसे पता लगाओगे, 113,700 खर्चा है कैंटीन का टोटल, इसका 60%, 68,200 आपने सेकंड डिपार्टमेंट में चले जाएगा कैंटीन का खर्चा। अब थर्ड डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, जो आपका खर्चा है ना 113,700, इसका आप कितना परसेंट निकालोगे, 5%, वो मेंटेनेंस में जाएगा। तो भाई 113,700 का 5% जो है मेंटेनेंस में चले जाएगा। 113,700 का 5%, 113,700 का 5%, दैट इज 5,685। अब देखें, आपने कैंटीन की रीअपॉर्शनमेंट कर ली, कैंटीन के डिपार्टमेंट के खर्चे को खत्म करा और उसको बाकी जो 3 डिपार्टमेंट्स थे उसमें डाल दिया। अब बच्चे बोलते हैं मेंटेनेंस में क्यों डाला। मैंने बोला भाई कैंटीन का जो खर्चा था वो 5% मेंटेनेंस के काम की वजह से आ रहा था, तो आपने मेंटेनेंस में भी डालना पड़ेगा। अब आपके पास क्या होगा, देखो इन तीनों डिपार्टमेंट्स का इतना इतना ओवरहेड का खर्चा था। अब कैंटीन का खर्चा खत्म हुआ और कैंटीन की वजह से इतना इतना खर्चा इन 3 डिपार्टमेंट्स में और आ गया। तो अब आप निकालोगे नया टोटल, नया टोटल आपके पास आ जाएगा कि भाई इतना खर्चा था मशीनिंग डिपार्टमेंट में, कैंटीन की वजह, कैंटीन का इतना और खर्चा आ गया। अब व्हाट विल बी ना न्यू टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ कैंटीन, मशीनिंग डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो आप नया टोटल निकाल लें भाई। मुझे जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे नए टोटल्स आप लोग कैलकुलेट करके बताएं फटाफट। जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है उसका नया टोटल कितना आ रहा होगा, 1208100 प्लस 39795, कितना आ रहा है नया टोटल, जल्दी से बताएं एवरी वन प्लीज। तीनों, अच्छा जी। कोई क्रॉस चेक भी कीजिएगा, लाजमी 2-3 बच्चे कैलकुलेशंस कीजिएगा, क्रॉस चेक हो जाए, ताकि भाई मशीनिंग डिपार्टमेंट का द न्यू टोटल इज, आप लोग कह रहे हैं 124,7,895। ऐसा ही है, ऐसा ही है या नहीं, गलत तो नहीं बताया मुझे, ओके। मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 120,8,100 प्लस 39795, 124,7,895, ओके। व्हाट अबाउट द सेकंड डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट का आप लोग कह रहे हैं 189,711। सेकंड डिपार्टमेंट का मुझे पता नहीं क्यों गलत लग रहा है। सेकंड सेकंड डिपार्टमेंट का इज 121,5700 प्लस 121,5700 प्लस 68,200। यस द करेक्ट आंसर इज यही कशमाला, 128,3900, ओके ग्रेट। सर थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल व्हाट इज, थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल, थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल इज 180,650 प्लस 5,685, 186,335। अब देखें भाई तीनों डिपार्टमेंट्स का नया टोटल आ गया। अब आपने हर सर्विस डिपार्टमेंट को रिपोर्शन करना है ना, पहले आपने कैंटीन को कर दिया, अब आप मेंटेनेंस को करोगे। यहां से आप खर्चा माइनस कर दोगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का 186,335, और बच गया क्या, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट का, उसका भी खर्चा खत्म करा, जीरो कर दिया। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा भी आप बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स में डाल दोगे, इसकी भी परसेंटेज ऊपर क्वेश्चन में आपको गिवन थी, ओके। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का बताया भाई, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसका 80% खर्चा मशीनिंग डिपार्टमेंट की वजह से आता है और 20% खर्चा असेंबली डिपार्टमेंट की वजह से आता है, ठीक है। तो अब जो आपका खर्चा है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, इसका 80% आप निकाल कर पहले मशीनिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे, 20% निकाल कर आप सेकेंड डिपार्टमेंट में डाल देंगे, ठीक है। तो आए ज़रा कितना है टोटल, 186,335 मल्टीप्लाइड बाय 80%। पहले डिपार्टमेंट में चले गया 149,068। भाई दूसरे डिपार्टमेंट का कितना आएगा जल्दी बताएं, 186,335 का 20%, हाउ मच इज इट, जल्दी बता दें प्लीज एवरी वन। 186,335 का कितना परसेंट, 20%, बिल्कुल ठीक जवाब सिंधिया, 37267, 37267, ठीक है भाई। तो फाइनली अब आपके पास दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो टोटल ओवरहेड्स है वो निकल आएंगे भाई। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में टोटल ओवरहेड्स का खर्चा कितना बजटेड है, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में जो असेंबली डिपार्टमेंट है उसमें टोटल ओवरहेड्स का खर्चा कितना बजट खर्चा है, ठीक है। तो प्लस कर दें भाई, नया आंसर निकालें। इतना इतना खर्चा था मशीनिंग और असेंबली डिपार्टमेंट में, मेंटेनेंस का इतना इतना खर्चा और आ गया, तो व्हाट विल बी द न्यू टोटल,
टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गया। मिशेल आप कह रही हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट का खर्चा इज टोटल 1396963। 1396963, ओके ठीक आंसर है। व्हाट अबाउट द सेकंड डिपार्टमेंट? सेकंड डिपार्टमेंट का फाइनल आंसर टोटल ओवरहेड का खर्चा हाउ मच इज इट? प्लीज बताएं मुझे। हाँ जी। असेंबली डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड्स 131321167। ठीक है जी, कोई क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा लाजमी। ओके 13111 ओके ग्रेट। तो देखें ये होती है रीअपॉर्शनमेंट। लेकिन यहां पर रुककर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां पर पॉज लगाकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जिसमें बच्चे आगे जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, और बड़े परेशान रहते हैं। तो देखिए मेरी बात गौर से सुन लें बहुत ज़्यादा। अब देखें दो डिपार्टमेंट से, सर्विस मेंटेनेंस एंड कैंटीन। मैंने तो आपको पहला कैंटीन को रीअपॉर्शन कर दिया ना। किसी ने भी मुझसे पूछा नहीं सर आपने मेंटेनेंस को पहले क्यों नहीं रीअपॉर्शन करा, कैंटीन को क्यों पहले करा। तो देखो आप कैसे पता लगाओगे पहले कौन से डिपार्टमेंट को रीअपॉर्शन करना है। देखो आप ऊपर गए, आपने यहाँ पर देखा कि कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा मशीनिंग असेंबली में भी जा रहा है और मेंटेनेंस में भी जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो कैंटीन में नहीं जा रहा, वो कैंटीन का नहीं गिवन। तो बेसिकली कैंटीन का खर्चा मेंटेनेंस में भी जाना है ना, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में भी जाना है। दैट्स वाई आपने कैंटीन को पहले करा। कैंटीन को पहले रीअपॉर्शन करा चूंकि उसका खर्चा भी मेंटेनेंस में चले जाए, मेंटेनेंस का नया टोटल आ जाए। अब मेंटेनेंस का खर्चा तो कोई कैंटीन में नहीं जाना था। अब देखिए मेंटेनेंस की कोई कैंटीन की बेस नहीं गिवन, परसेंटेज नहीं गिवन, तो मेंटेनेंस का खर्चा कैंटीन में नहीं जाना था। तो इसका मतलब पहले कैंटीन के खर्चे को खत्म करना है, बाकी तीन डिपार्टमेंट्स में डालना है, फिर मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट का नया टोटल निकालना है और फिर उसको बाकी दो डिपार्टमेंट्स में डालना है। तो इस तरह आपने पता लगाया कि पहले हमने जो है कैंटीन को रीअपोर्शन करना है, फिर मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करना है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता कि अगर आपको एक कैंटीन में जो है ना ये यूं लिखा हुआ होता, कैंटीन डिपार्टमेंट में कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं लगता, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर कैंटीन भी लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता कैंटीन, और आपको बोला होता 5% यूँ लिखा हुआ था। तो अब देखिए जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो मशीनिंग असेंबली और कैंटीन में जा रहा है, ठीक है, और कैंटीन का खर्चा सिर्फ मशीनिंग असेंबली में जा रहा है। तो इसका मतलब अब आप पहले मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करते, मेंटेनेंस के खर्चे को खत्म करते, उसको मशीनिंग असेंबली और कैंटीन में डालते, फिर कैंटीन का नया टोटल आता और फिर आप कैंटीन को मशीनिंग और असेंबली में डालते। इस तरह का सीन होता, गॉट इट। तो इस तरह आप पता लगाते हैं कि पहले कौन से खर्चे को जो है आप लोगों ने क्या करना है, रीअपोर्शन करना है, सॉरी कौन से डिपार्टमेंट के खर्चे को पहले रीअपोर्शन करना है। तो प्लीज मुझे बताइए जो बात अभी मैंने आपके साथ की है क्या ये आप लोगों को समझ आई है या नहीं समझ आई? एवरीवन प्लीज जल्दी से बताएं, यस और नो। क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर? जल्दी से सब बता दें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट पर जाऊं फौरन। ओके सिंधिया, रिपीट कर देते हैं। सिंधिया मैंने ये बोला कि हमने पहले जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे को इसलिए सॉरी कैंटीन के खर्चे को इसलिए रीअपोर्शन करा क्योंकि कैंटीन का खर्चा कुछ मेंटेनेंस में भी जा रहा था, ठीक है। लेकिन आप देखो मेंटेनेंस का कुछ खर्चा कैंटीन डिपार्टमेंट में नहीं जाता, ठीक है। तो मेंटेनेंस का कुछ कैंटीन डिपार्टमेंट का कुछ खर्चा मेंटेनेंस में जा रहा था, तो पहले हम कैंटीन को रीअपोर्शन करेंगे, कैंटीन को खत्म करेंगे, उसका जितना खर्चा मेंटेनेंस में डालना था वो डालकर मेंटेनेंस का नया टोटल निकाला। अब मेंटेनेंस का खर्चा सिर्फ हमने मशीनिंग और असेंबली में डालना है, ठीक है, वो कैंटीन में नहीं जा रहा। तो दैट्स में पहले कैंटीन को रीअपोर्शन कर लिया ताकि उसका खर्चा मेंटेनेंस में जितना जाना है चले जाए, फिर मेंटेनेंस को खत्म करा और बाकी दोनों डिपार्टमेंट्स में डाला। फिर मैंने एंड में ये बात बोली कि अगर जो है ऐसा होता कि ये कैंटीन की जो परसेंटेज दी हुई है ना कि कितना कितना खर्चा कैंटीन डिपार्टमेंट की वजह से लगता है, कितना खर्चा दूसरे डिपार्टमेंट की वजह से कैंटीन में लगता है, तो उसमें ये मेंटेनेंस की कोई बेस परसेंटेज नहीं दी हुई होती। और क्या होता, मैंने बोला होता कि यहाँ लिखा हुआ होता कैंटीन की भी हेडिंग डली हुई होती और कैंटीन में ये मेंटेनेंस के आगे लिखा हुआ होता 5% अगर। तो फिर आप देखो ना जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा है वो मशीनिंग असेंबली और कैंटीन में जा रहा है, तो फिर आपको पहले मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करना पड़ता, मेंटेनेंस के खर्चे को रीअपोर्शन करना पड़ता क्योंकि उसका खर्चा कैंटीन में जाएगा। तो मेंटेनेंस का जितना कैंटीन में जाना था वो डालकर फिर आप कैंटीन को रीअपोर्शन करते क्योंकि कैंटीन से दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जाएगा। गॉट इट और नॉट? समझ आई है सिंधिया बात या नहीं समझ आई है? यस और नो? नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है, बता दें दोबारा रिपीट कर देंगे। गॉट इट सिंधिया, क्लियर है? ओके। तो इस तरह आप पता लगाते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को रीअपोर्शन करना है पहले, ठीक है। अब मेरी एक बात सुने, एक और चीज मुझे आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सिखानी है। एवरीवन प्लीज, एक और चीज मुझे आपको इस क्वेश्चन के थ्रू सिखानी है।
वो चीज़ क्या है? अगर आपको यहाँ कैंटीन की परसेंटेज गिवन नहीं होती, देखिए मैं मिटा रहा हूँ। अगर हमें कैंटीन की परसेंटेज गिवन नहीं होती, अभी तो गिवन थी कितना कितना परसेंट खर्चा बाकी डिपार्टमेंट्स में जा रहा है। अगर हमें कैंटीन की परसेंटेज गिवन ना होती, फिर हम कैंटीन को कैसे रीअपॉर्शन करते? फिर हम कैंटीन के खर्चे को कैसे रीअपॉर्शन करते पता है? सूटेबल बेस डिसाइड करनी पड़ती। ये जो ऊपर गिवन है ना, इसमें से ही कैंटीन की एक सूटेबल बेस डिसाइड करनी पड़ती। अब आप लोग मुझे बता सकते हो कि कैंटीन के खर्चे को बाकी डिपार्टमेंट्स में इसमें से कौन सी बेस के ऊपर डालना चाहिए, कौन सी बेसिस के ऊपर कैंटीन के खर्चे को बाकी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हो? एनी वन, एनी गेसेस? भले गलत हो जवाब दो, गलत दो लेकिन जवाब दो। हाँ भाई, ये जो बेसिस गिवन है इनमें से कौन सी बेस आप यूज कर सकते थे कैंटीन को बाकी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के लिए, कैंटीन के खर्चे को? ना, नॉट कंज्यूमेबल्स। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैंटीन में क्या बन रहा है? कैंटीन में किस चीज़ का खर्चा आता होगा? खाना बनाने का खर्चा, खाने का खर्चा आता होगा। खाना किसके लिए बनता है? खाना बनता है एम्प्लॉयज़ के लिए सर। खाना किसके लिए बनता है? एम्प्लॉयज़। तो भाई खाना एम्प्लॉयज़ के लिए बनता है। कैंटीन में जो खर्चा आता है सारा खाने का ही खर्चा आता होगा। तो खा कैंटीन के खर्चे को आप फिर किस हिसाब से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसकी बेस डिसाइड करते हैं और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। क्योंकि कैंटीन में खर्चा आता है खाने का। नो, नॉट लेबर आवर्स दानिश, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। क्योंकि कैंटीन लेबर कितने घंटे काम कर रहा है उस हिसाब से खाने का खर्चा थोड़ी ना आएगा। कैंटीन में कितने एम्प्लॉयज हैं उस हिसाब से खर्चा आता होगा ना। तो अब देखें, अब आप फिर कैसे करते? आप कैंटीन का खर्चा आपका कितना था देखें, 113,700 कैंटीन का खर्चा आपका था। 113,700 था कैंटीन का खर्चा। अब आपने इसको बाकी तीनों डिपार्टमेंट्स में कैसे डालते, सुने मेरी बात। आप पहले डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेते, फर्स्ट डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 70, ठीक है। उसको डिवाइड करते हैं टोटल एम्प्लॉयज से। अब बच्चे यहाँ एक गलती कर जाते हैं, बोलते हैं सर 70 प्लस 104 प्लस 16 प्लस 10। नो, अब प्लस 10 नहीं होगा, क्योंकि कैंटीन डिपार्टमेंट को तो आप खत्म कर रहे हैं ना, उसका खर्चा आप बाकी तीन डिपार्टमेंट में डाले हैं। कैंटीन डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है, तो अब आप कैंटीन के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को नहीं गिनेंगे। पहले डिपार्टमेंट का खर्चा लिया, प्लस करा इन तीनों को। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पहले कितने थे? 70 प्लस 104, 174, 174 प्लस 16 इज 190। तो अब आप डिवाइड करते हैं 190 से और मल्टीप्लाई कर देते कैंटीन के खर्चे से। कैंटीन का खर्चा कितना है? 113,700। कैंटीन का खर्चा है 113,700। तो इस तरह आपको पता चल जाता, ये आप करते तो आपको पता चल जाता कि भाई कैंटीन का खर्चा पहले डिपार्टमेंट में कितना जाएगा। अब आपको अगर पता लगाना है कि कैंटीन का खर्चा दूसरे डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, तो आप ऊपर से बस 70 हटाकर क्या लिख देते? 104 लिख देते, तो दूसरे डिपार्टमेंट का आ जाता। फिर अगर आपको पता लगाना था कि कैंटीन डिपार्टमेंट का खर्चा तीसरे डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, तो ऊपर आप 70 हटाकर कितना लिख देते? 16 लिख देते। तो इस तरह अगर परसेंटेज ना गिवन होती है, तो फिर इस तरह आप जो है कैंटीन के खर्चे को रीअपोर्शन करते, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करते ऑन द बेसिस ऑफ सूटेबल बेस डिसाइड कर दैट वाज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे आपको इसी क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करनी थी। तो पहले तो मुझे आप लोग प्लीज़ बताएं, एलोकेशन अपॉर्शनमेंट हमने लास्ट क्लास में सीख ली थी, आज की क्लास में हमने रीअपोर्शनमेंट सीख ली है। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? क्या किसी को रीअपोर्शनमेंट में कोई मसला? क्या सबको 100% रीअपॉर्शनमेंट समझ आ गई है? रीअपॉर्शनमेंट क्यों करते हैं और रीअपॉर्शनमेंट कैसे होती है? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताएं, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। मुझे जल्दी से सबका रिप्लाई चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? इज रीअपॉर्शनमेंट 100% क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है सबको? ओके जी, ग्रेट। तो भाई अभी तक हम लोग एलोकेशन सीख चुके हैं, अपॉर्शनमेंट सीख चुके हैं, रीअपॉर्शनमेंट सीख चुके हैं, ठीक है। मैं आपको आज एब्जॉर्प्शन भी सिखा देता, ठीक है। लेकिन देखिए एब्जॉर्प्शन जो है ना, मैं आपको चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में और इसी क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, ऊपर जाते हैं। ऊपर अगर मैं जाऊँ, मैंने आपको बोला था ना कितने स्टेप्स हैं इस टॉपिक में? 5। एलोकेशन सीख लिया, अपॉर्शनमेंट सीख लिया, रीअपॉर्शनमेंट सीख लिया। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। देखिए एब्जॉर्प्शन में ना आपको दो चीज़ें करनी होती हैं। नंबर वन, आपने निकालना होता है एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओ ए आर, ओ ए आर बोल रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एब्जॉर्प्शन रेट सेम थिंग। चलिए पूरा लिख देता हूँ, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और दूसरी चीज़ आपने मालूम करना होता है अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब्ड,
ठीक है, अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है, अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब्ड। अब देखें, पहले आपने निकालना है एब्जॉर्प्शन रेट। एब्जॉर्प्शन रेट अगर आप लोगों को याद आ रहा हो थोड़ा सा, अगर आप लोगों का दिमाग चल रहा हो थोड़ा सा, पहला टॉपिक याद है प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था ओ ए आर, ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, एफ ओ एच फिक्स्ड ओवरहेड्स का पर यूनिट रेट। तो यहाँ भी आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड्स का पर यूनिट नहीं, इसमें यूनिट की बेसिस पे नहीं निकालना आपने, लेवल ऑफ एक्टिविटीज में आपने आवर्स लेनी है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मतलब ओवरहेड्स का पर आवर रेट, पर आवर रेट, कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन जो है उसमें पर आवर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू है उसमें पर आवर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है। अब आप कैसे निकालोगे भाई, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वन एंड टू, आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वन का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, तो आप बेसिकली पता है क्या करो, आप जो बजटेड ओवरहेड्स आपने निकाले ना, आपने बजटेड ओवरहेड्स निकाले, आपने बजटेड ओवरहेड्स कितने निकाले हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के, ये रहे 136 वो आपने लेंगे बजटेड ओवरहेड जो आपके हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के, और आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे आर से, बजटेड आर से, ठीक है, तो आपके पास पर आर रेट आ जाएगा। इसी तरह सेम फॉर्मूला आप लगाओगे डिपार्टमेंट टू के लिए, डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के बजटेड ओवरहेड्स लोगे, उसको डिवाइड बाय बजटेड आवर्स करोगे, तो आपके पास पर आर रेट आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू का। तो ये पर आर रेट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में पर आर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में पर आर ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है। अब अंडर ओवर एब्जॉर्ब, क्या अंडर ओवर एब्जॉर्ब, वही पहला टॉपिक याद करें, प्रॉफिट स्टेटमेंट्स फर्स्ट टॉपिक, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में आपको अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालना सिखाया था। तो इसी तरह अब आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन में अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है ओवरहेड्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्जॉर्ब्ड का मतलब कि खर्चा सोचा कम था, एक्चुअल में ज़्यादा आ गया। ओवर एब्जॉर्ब्ड का मतलब खर्चा सोचा ज़्यादा था, असल में कम आ गया। तो भाई अब आपने पता लगाना होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अंडर एब्जॉर्ब्ड है ओवरहेड्स का कॉस्ट, या ओवर एब्जॉर्ब्ड है, कि भाई खर्चा सोचा कम था ज़्यादा आ गया, या सोचा ज़्यादा था कम आ गया। दोनों डिपार्टमेंट्स में आपको ये मालूम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने करनी पड़ती है एब्जॉर्प्शन के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बस एक आइडिया दिया है कि एब्जॉर्प्शन में क्या करना है, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालना है, और ये जो नीचे क्वेश्चन है इसका एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालेंगे, अंडर ओवर एब्जॉर्ब कैसे निकालना है, और ये जो क्वेश्चन हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं इसका अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी हमें निकालना होगा। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, आज मैंने आपको एक और स्टेप सिखाया है, दैट वाज रीअपॉर्शनमेंट। इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास में आपको एब्जॉर्प्शन सिखाऊंगा, और ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ही आपको जॉब कॉस्टिंग भी सिखा दूं, ठीक है, आई विल ट्राई। तो आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। आई होप यहाँ तक आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होगी 100%, ठीक है। अगर क्लियर है तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। आज यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है।